Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेखक भू अभिनेत्री की अवधारणा से संबंधित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाल और डाना। क्या हाल और डाना? भू अभिनेत क्या होता है? भू अभिनेत को कह सकते हैं कि उथले सागरीय भाग होते हैं जहां पर अवसादों का जमाव होता है और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना। अब सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जो है उनको हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे? उनको हम एलिमिनेट विध से सॉल्व करेंगे। अगर आपको एक दो कह सकते हैं ऑप्शन आते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें इम्बलेटन। क्या इम्बलेटन की पुस्तक क्या है? उनकी पुस्तक का नाम है प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी। तो सी को हम क्या कर सकते हैं? 1। अब देखिए इस चारों ऑप्शन में केवल सी फोर्थ है जिसमें C1 दिख रहा है, तो आपका आसानी से क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जानना सभी को है। तो डब्ल्यू बर्जर। क्या डब्ल्यू बर्जर ने पुस्तक लिखी है जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ। क्या जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ। और डेविस महोदय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जियोमॉर्फिक साइकिल। क्या जियोमॉर्फिक साइकिल। और थॉर्नेस महोदय ने जियोमॉर्फोलॉजी एंड टाइम पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे अंतरा पर्वतीय पठार कहेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तिब्बत को, क्योंकि तिब्बत के दोनों तरफ आप देखेंगे तो पर्वत मिलेंगे, तो इसलिए अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। इंग्लिश के भी क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों को देखेंगे तो क्वेश्चन की जो मांग होती है वो आसानी से समझा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु की निक्षेपीय क्रिया के कारण एस्कर बनते हैं। पहला तो अभिकथन ही क्या है? गलत है। दूसरा, एस्कर सरिता हिमी निक्षेप के कारण बनते हैं। कारण क्या है? सही है। क्या कारण सही है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला, तल स्तरीय नकारात्मक गतियों का परिणाम है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपरदन से है, पुनर्युवन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शैल की विशेषता पर विचार कीजिए। अब ये कुछ विशेषता बताई गई है, आपको बताना है कौन सी शैल है और उसमें जो शैल है वो सही है या नहीं। जैसे 4 विशेषता है और नीचे बताया गया है कि अवसारी शैल के बारे में कहा गया है। अब चारों विशेषता सही है या नहीं आपको ध्यान देना है। परतदार होती है, सही है। जीवाश्म होते हैं, ये भी सही है। वाहित शैल होती है, ये भी सही है। और जल निकायों में बनती, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निक्षेप का स्थान और निक्षेप का नाम दिया गया है। जैसे चैनल जो है उसको हम कह सकते हैं पश्च निक्षेप। क्या चैनल को हम पश्च निक्षेप से जोड़ सकते हैं। अगला है चैनल मार्जिन। क्या चैनल मार्जिन को हम क्या कर सकते हैं? चैनल मार्जिन को हम पार्श्व अवृद्ध निक्षेप यानी कि बी को हम 4 से मिला सकते हैं। क्या बी को हम 4 से मिला सकते हैं। अगला है ओवरबैंक फ्लड प्लेन। अब ओवरबैंक फ्लड प्लेन को हम क्या नंबर 1 से मिला सकते हैं, अवृद्ध निक्षेप। और बेली मार्जिन को हम मिश्रोडक से मिला सकते हैं। तो ऐसे मिलाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब ये चूना पत्थर की कंदरा क्या हो जाती है? ढह जाती है, तो कौन सा आकृति बनती है? ये भी क्वेश्चन सरल ही है। कौन सी आकृति बनती है? पोल्जे की आकृति बनती है। क्या जब कंदरा ढह जाती, चूना पत्थर की कंदरा जब ढह जाती है तो पोल्जे की आकृति बनती है। पोल्जे और ये कंदरा गुफा से संबंधित ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कंदरा गुफा से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं तो आप लोग सिद्धांत को लिख लीजिए। अपघर्षण सिद्धांत ये माइलेट महोदय ने दिया है। क्या अपघर्षण सिद्धांत माइलेट महोदय ने। द्विचक्र सिद्धांत डेविस ने दिया है। भौम जल स्तर सिद्धांत स्वयंटर्न ने दिया है।
और स्थैतिक जल, क्या स्थैतिक जल मादल सिद्धांत गाइडर ने दिया है। तो इसको भी आप लिख लीजिए क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में CO की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। क्या CO2 की उपस्थिति आवश्यक है। पहले 9 नंबर हम देखते हैं, फिर 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। क्या चुंबकीय नियंत्रण क्षेत्र। अगला क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में CO की उपस्थिति आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। और CO2 क्यों आवश्यक है, तो बता रहा है कि CO2 क्या ताप को अवशोषित करता है। ये भी सही है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन में आपको क्या कथन पढ़ने के बाद कारण पर क्यों का क्यों पूछना है, यानी कि पृथ्वी वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो अगर क्यों का आंसर मिल जाता है तो आपको पहला ऑप्शन है कि सही व्याख्या होगा। अगर क्यों का आंसर नहीं मिलता है तो व्याख्या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल, क्या वायुमंडल को विभाजित किया गया है। अब हम रासायनिक स्तर पर देखें तो वायुमंडल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सममंडल और विषममंडल। सममंडल में हम देखेंगे क्षोभमंडल आता है, समताप मंडल आता है, मध्यमंडल आता है, यानी कि 100 किलोमीटर तक सममंडल को माना जाता है। 100 किलोमीटर के बाद विषममंडल आता है। विषममंडल में गैसों के आधार पर उन्हें डिवाइड किया गया है। जिस मंडल में जो गैस अधिक पाई जाती है उसी का नाम पर वो मंडल पड़ गया है। पहली जो मंडल है 100 किलोमीटर के बाद उसको बोलते हैं नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन परत या कह सकते हैं, क्या नाइट्रोजन परत कह सकते हैं। अगला जो है वो है ऑक्सीजन, यानी 200 से 1100 तक ऑक्सीजन है। तीसरा जो है वो हीलियम है। क्या हीलियम परत है 1100 3500 तक। और हाइड्रोजन परत क्या है चौथा, 3500 से 10,000 किलोमीटर तक। तो इसको आप NOH क्या NOH करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जीवन अवधि 1 सप्ताह होती है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। 5 से 10 दिन तक होती है तो 1 सप्ताह माना जा सकता है। वह कम वायुमंडलीय दाब के कारण कम वर्षा, क्या कम वर्षा। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत ज्यादा वर्षा करते हैं तो दूसरा जो कारण है वो गलत है। आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला, विषुवतरेखीय पछुआ हवा उनके बनने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है। विषुवतरेखीय हवाओं बनने के लिए क्या आवश्यक है कि ध्रुवों की ओर क्या जो ट्रेड विंड है ध्रुवों की ओर क्या हो विस्थापित होगा। तो विस्थापित होगा तो पछुआ हवा क्या बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार जलवायु जिसमें वर्षण की मात्रा समस्त वर्ष लगभग समान रहती है परंतु सबसे शुष्क मास में वर्षण की मात्रा 6 सेंटीमीटर से अधिक रहती है। तो दैनिक तापांतर न्यूनतम है तो किसके द्वारा अंकित किया जा सकता है। तो अगर आपने कोपेन को पढ़ा होगा तो एफ का क्या अर्थ होता है। एफ का अर्थ होता है कि वर्ष भर बारिश। तो ये एफ आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है। क्या एफ का मतलब सारे भर, आप समझ लीजिए कि हर समय वर्षा होती है। अगला, निम्नलिखित में कौन स्थानीय शीत पवन है। पवनों से संबंधित भी क्वेश्चन आता है तो जितने स्थानीय पवन हैं और शीत पवन हैं या पुष्प पवन हैं उनके बारे में आप अगर रहेंगे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा इस वीडियो के बाद में और उसको आप पढ़िएगा तो उसमें से आपका सारा लगभग हो जाएगा। तो स्थानीय शीत कौन है, कौन सी, सामान्य सी बात है, बोरा है। क्या बोरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ऊंचाई पर ओजोन सघन रूप में पाया जाता है। ये भी बहुत क्वेश्चन सिंपल है, 15 से 35। क्या 15 से 35। अगला क्वेश्चन है कि वाताग्र जो वायुदाब होता है वो कितने दिन तक रहता है। तो ये भी 4-5 दिन तक रहता है। क्या 4-5 दिन तक। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में किस तापमान पर समुद्र का घनत्व क्या होता है सबसे अधिक होता है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला देखते हैं, यहाँ पर महासागरों
के नाम दिए हैं और महासागर को क्या करना है, बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, तो लास्ट में प्रशांत महासागर होगा, यानी कि 3-4 ऑप्शन आपका वैसे कट जाता है। और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इनका ऐसा क्रम है। तो आप देखिए हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर दूसरे में आपको मिलेगा, तो आर्कटिक, हिंद और अटलांटिक आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा है कि महासागर है और महासागर और धाराएं, क्या किस महासागर में कौन सी धाराएं पाई जाती हैं, ये दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। चलो आप देखिए हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में कौन सी धारा होगी, मानसून ड्रिफ्ट, क्या मानसून ड्रिफ्ट होंगी, ठीक है, यानी कि 2। अटलांटिक में क्या, अटलांटिक में कौन सी महासागर होगा, और अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा होगी, क्या, तो सामान्य सी बात है, अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम होगी, क्या गल्फ स्ट्रीम होगी। अब आपको बताना है तो अल नीनो और क्यूरोसिवो। तो दक्षिणी प्रशांत में क्या, दक्षिणी प्रशांत में आपको मिलेगा अल नीनो, ठीक है, और उत्तरी प्रशांत में आपको मिलेगा क्यूरोसिवो। तो ऐसे आप मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसको आप देखेंगे तो इसमें कह सकते हैं क्वेश्चन एक अजीब ढंग से बनाया गया है और इसके आंसर देना आसान नहीं है, क्योंकि आप देखिए महासागर की गहराई दिखाई गई है ताकि स्तर दिखाया गया है। अब महासागर की गहराई में अगर हम जाएं तो 200 मीटर या 400 मीटर से अधिक के बाद सूर्य का ताप नहीं बढ़ता और लगभग टेम्परेचर समान रहता है उसके बाद। लेकिन इसमें आपको 0 से 500 मीटर और 1500 मीटर तक अधिक दिया गया है और शीत और उष्ण दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन को करना आसान नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप मत करिए। और ये आयोग ने भी इस क्वेश्चन क्या किया है, हटाया ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री लहरें, क्या समुद्री लहरें हैं, उनको सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होगी, हवाओं से। समुद्री लहरें जब चलती हैं तो किसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, हवाओं के कारण। अगला क्वेश्चन, विगत शताब्दी में पिछले 100 साल में समुद्र का स्तर कितना % बढ़ा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप कभी कोई आंसर राइटिंग करते हैं तो ये आप लिख सकते हैं। क्या 15 सेंटीमीटर बढ़ा है, 2-4 सेंटीमीटर और बढ़ जाए तो कुछ महाद्वीप क्या हो जाएंगे, मतलब कह सकते हैं महाद्वीप नहीं, द्वीप, छोटे छोटे द्वीप सूख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय पर्यावरण में बढ़ते हुए क्रम में वनस्पति मेखला का सही क्रम दिखाइए। अब आपको क्या दिखाना है कि बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है, ठीक है, पर्वतीय पर्यावरण। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, क्या इसमें जो आपका आंसर होगा पहला होगा, क्या पहला, आधा पर्वतीय, यानी आधा पर्वतीय को आप क्या कह सकते हैं, पर्वत के थोड़ा नीचे पर्वतीय, फिर उसके बाद आधा अल्पाइन, अल्पाइन के थोड़ा नीचे, फिर अल्पाइन। तो आप पहले को क्या आपका आंसर होगा, ठीक है, अल्पाइन पहले आ गया, दूसरे में होगा नहीं वो, चौथे में अल्पाइन पहले आ गया तो होगा नहीं, पर्वतीय पहले आ गया तो आधा पर्वतीय पहले आना चाहिए क्योंकि पर्वत से नीचे। तो आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही तो आप इंग्लिश वर्जन को तुरंत देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित करने का सबसे पहले प्रयास किसने किया। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, किसने किया, हिप्पारकस ने सबसे पहले क्या किया था, ये प्रयास किया था। किसने किया था, हिप्पारकस ने। हिप्पारकस ने एक यंत्र का भी क्या आविष्कार किया था, उस यंत्र का नाम है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एस्ट्रोलोब करके। क्या एस्ट्रोलोब करके एक यंत्र है जिसका आविष्कार हिप्पारकस ने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रतिबिंब, क्या पर्यावरण प्रतिबिंब और निर्णय लेने के बीच एक सशक्त संबंध होता है। क्या, अब ये कथन किससे संबंधित है, मानववाद से संबंधित है या अतिवाद से संबंधित है, कल्याणकारी, तो ये आपका संबंधित है किससे, व्यवहारवाद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय भूगोल के संस्थापक किन्हें माना जाता है, क्या गणितीय भूगोल, क्वेश्चन सरल ही है, अनिजीमेंडल को माना जाता है, तो अनिजीमेंडल और थेल्स को आप मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मीटियोलॉजिका, क्या मीटियोलॉजिका पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, अरस्तु की है। क्या किसकी है, अरस्तु की। चलिए अगला देखते हैं, आधुनिक
भौगोलिक विचारधारा की आधारशिला किसने रखी? ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो इसमें समय लगाने का कोई, हमोल्ट ऑफ लेटर ने। अगला क्वेश्चन किसके बारे में? रेडजल के बारे में। रेडजल का 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोल में आधिपत्य था, नो डाउट, सही है। रेडजल ने एंथ्रोपोजियोग्राफिस शब्द प्रतिपादित किया, ये भी सही है। रेडजल ने डार्विन के प्रजातियों के विकास के सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो ये भी सही है। तो आपका तीनों सही है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपने अगर ग्रीक और यूनान भूगोलवेताओं को पढ़ा है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अनेक्जिमेंडर सबसे पहले आते हैं। इसमें आप देखें क्रम में, तो अनेक्जिमेंडर सबसे पहले आएंगे। तो आपका ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन से देखें तो तीसरा नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या टॉलमी बहुत बाद में आते हैं, पहली शताब्दी के हैं। क्या टॉलमी जो है वो कह सकते हैं पहली शताब्दी के हैं, 90 ईस्वी से 168 ईस्वी के बीच। अनेक्जिमेंडर जो है वो 600 बीसी पूर्व के हैं। क्या 600 बीसी, अरस्तु 300 बीसी और इराथोस्थनीज वो 200 बीसी। तो आपको तीसरा आप आसानी से इसको कर सकते हैं, तीसरा आप आसानी से कर सकते हैं। तो यानी कि आप जब पढ़ें यूनान भूगोलवेत्ता को तो एक बार ये भी देख लें कि किस काल में उनका जन्म हुआ है, जिससे क्वेश्चन उससे आया है, तो सामान्य सी बात है, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक बड़े शहर की 75 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत शहरों और कस्बों की अनुपस्थित को वर्णित करता है? तो आपका ये ऑप्शन होगा नगरीय छाया। क्या नगरीय छाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के फिजियोलॉजिकल घनत्व के बारे में, घनत्व को निम्न में कैसे परिभाषित किया गया? अब गणितीय जनसंख्या भूगोल पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा गणितीय घनत्व मतलब जितनी जनसंख्या है और जितना क्षेत्रफल है, यानी कि भारत देश की जनसंख्या कितना है और उसको डिवाइड कर देना है कुल क्षेत्रफल से, तो आपको क्या मिल जाएगा? गणितीय घनत्व मिल जाएगा। आर्थिक घनत्व आपको निकालना है कि आर्थिक घनत्व कुल जनसंख्या और उसको डिवाइड करना है संसाधन से। कायिक घनत्व, क्या कायिक घनत्व यानी कि फिजियोलॉजिकल, क्या फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल दृष्टि को अगर आपको निकालना है तो पूरी जनसंख्या और कितनी कृषि योग्य भूमि है उसको डिवाइड कर देना है। तो आप देखिए कृषि योग्य भूमि आपको किसमें मिलेगा? आपका ऑप्शन, क्या आपका ऑप्शन 3 होगा। क्या 3 आपका सही होगा। और अगर कृषि घनत्व तो पूछा जाता है तो कृषि कार्य में केवल लगी हुई जितनी जनसंख्या है और कृषि क्षेत्र कितना है इसको आपको डिवाइड करना है। पोषण घनत्व अगर पूछा जाता है तो कुल जनसंख्या कितना है और खाद्य फसलों का क्षेत्रफल कितना है, तो इसको आप कर सकते हैं। तो जनसंख्या के मौर्य सर की किताब में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आसान है, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 के अनुमान के अनुसार, क्या 2014 के अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या अफ्रीका में रहती है? तो आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या लगभग बराबर ही है। क्या लगभग बराबर ही। तो 2014 में लगभग 16% थी। क्या 16% थी। भारत का भी 17% है जिसकी जनसंख्या। ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोण प्रचुर, क्या ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोण प्रचुर आमतौर पर कहाँ विकसित हो? अब देखिए संगम, अगर कोई दो नदियों का मेल है तो वहां पर अगर विकसित होगा तो एक त्रिकोण क्या बन जाएगा। और आप किसी को देखिए, आप जब किनारे जैसे सीधी नदियों पर अगर किसी को बसा दो तो क्या बन जाएगा? सीधा ट्रैक बन जाएगा। दो पहाड़ियों के बीच बसा दोगे तो घाटी में बन जाएगा। दो नदियों और पहाड़ियों के बीच तो भी त्रिकोण नहीं बनेगा। तो इसको आप तर्क से आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? योजना आवंटनों के लिए किसी क्षेत्र में जनसंख्या की आवश्यकता के अनुमान के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का विचार करेंगे? तो जनसंख्या, आपका आंसर क्या होगा? जनसंख्या अनुमान। क्या जनसंख्या अनुमान, सामान्य सी बात है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र का संचयी प्रतिशत के मुकाबले जनसंख्या के संचयी प्रतिशत निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करते हैं? क्या किसे प्रदर्शित करते हैं? तो लॉरेंज कर्व आपका आंसर होगा, लॉरेंज कर्व। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार। आपको जनसंख्या घनत्व 3 राज्यों का आपको कम से कम
पता होना चाहिए सबसे बड़ा बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद क्या है केरल है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। 4 को आपको ध्यान रखना है। अगर न्यूनतम पूछा जाता है तो भी आप 3-4 को याद रखिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया पहला, दूसरा मिजोरम हो गया, तीसरा सिक्किम हो गया, और चौथा नागालैंड हो गया। तो घनत्व से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में किसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? रूर का क्षेत्र जर्मनी में पाया जाता है, तो वहां पर क्या कोयला बहुत पाया जाता है जर्मनी के रूप में। नागपुर को आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको सूची दी गई है उद्योग और गतिविधि, आपको उसको मिलाना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कुटीर उद्योग तो कसीदा कारी हो गया। लघु उद्योग अगर देखेंगे तो लघु उद्योग आप टाला उद्योग में कर सकते हैं, और बृहद उद्योग पेट्रोलियम शोधन कर सकते हैं। फूट लूज उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी। फूट लूज उद्योग किसे कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वच्छंद उद्योग। फूट लूज उद्योग उसे कहते हैं जिसको मतलब स्थापित करने के लिए ज्यादा कारक की आवश्यकता नहीं होती, कहीं भी आप मतलब कहीं भी स्थापित कर दें उसे, बस मार्केट ओरिएंटेशन होता है केवल। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, अब आपको मोबाइल की दुकान खोलनी है तो मोबाइल की दुकान खोलनी है आप शहर में खोलिए, कोई मतलब नहीं है कि हाँ मोबाइल की दुकान खोलने के लिए कहीं प्लास्टिक जहाँ उत्पादन होता है वहां आप खोलिए, या जहाँ पर लोहा उत्पादन होता है वहां खोलिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, उस पर बाजार का ज्यादा कंट्रोल रहता है और अन्य जो कारक उनका कंट्रोल बहुत कम रहता है। अगला क्वेश्चन है कि द्वीप में जापान का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो होन्शु जो द्वीप है, क्या होन्शु, उसे जापान का चावल का कटोरा कहा जाता है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, आप कह सकते हैं किसका, जापान का। अब यहाँ पर आपको लेखक हैं और लेखक ने कौन सी तकनीक प्रयोग की है, या कह सकते हैं कौन सा सिद्धांत दिया है, उसको दिया गया है। तो आप लिखिए पी.आर. गौड़। पी.आर. गौड़ का जो सिद्धांत है उसका नाम है गेम सिद्धांत। क्या, गेम सिद्धांत। तो आप क्या कर सकते हैं, तीसरे को मिला दीजिए, A3 कर देंगे तो आपको तुरंत आपका ऑप्शन क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 2 मिल गया, अब आप उसको क्या करिएगा, मिलाइएगा। जैसे उलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, वीवर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, रिकार्डो ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इसको आप मिलाइएगा। मिला लीजिए, उलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, फ्लो सिद्धांत दिया है। उलमैन ने क्या दिया है, फ्लो सिद्धांत दिया है। वीवर ने फसल संयोजन, और रिकार्डो ने आर्थिक रेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्री इंडस्ट्रियल सिटी पास्ट एंड प्रेजेंट, ये किसी पुस्तक है। क्या, द प्री इंडस्ट्रियल सिटी पास्ट एंड प्रेजेंट किसकी पुस्तक है, तो ये जोबर की पुस्तक है। क्या, जोबर की पुस्तक है। ठीक है, अगला आपको मानव प्रजातियां दी गई हैं, आपको बताना है कि वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। बगल में आपको देश दिख रहा है, तो अब देखिए मंगोलाइड। मंगोलाइड मतलब ऐसी प्रजातियां जिनका जो चीनी की तरह होते हैं, चीन की तरह जो चीनी की तरह होते हैं, यानी चीन में रहने वाली जो प्रजाति है वो मंगोलाइड है। अगर जैसे नेपाली की तरह जो है वो मंगोलाइड है। तो इसमें आप देखेंगे कहाँ पर मंगोलाइड मिलेगा आपको, दक्षिणी कोरिया, देखिए मंगोलाइड दक्षिणी कोरिया में मिलेगा। ठीक है, अगला काके साइड, ये जो यूरोप है वहाँ की जनजाति है, अधिकांश क्या है काके साइड है, तो आप जर्मनी मिला दीजिए। अगला ऑस्ट्रेलाइड, तो ऑस्ट्रेलाइड कहाँ पाया जाएगा, श्रीलंका में। और निग्रोइड कहाँ पाया जाएगा, ये आप कह सकते हैं इथोपिया में। तो क्वेश्चन ये भी सरल था, ज्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जलमार्ग का अधिक राजनीतिक महत्व है। तो इसमें देखेंगे ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सुएज नहर, सबसे ज्यादा आर्थिक महत्व सुएज नहर का है। एच मैकेंडर लंदन विश्वविद्यालय में किस विषय के प्रोफेसर थे। सामान्य बात है, ये सरल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के थे। अगला पानी के जहाज तथा तटवर्ती प्लेटफार्मों से होने वाले प्रदूषण पर भारत सरकार के निम्नलिखित किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा नियंत्रण किया जाता है। यानी जो तटीय क्षेत्र है उस पर जो प्रदूषण हो रहा है वहां पर उसको किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
तो ये अधिनियम है वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको सुमेलित करना है। ठीक है, बातवा जनजाति, क्या बातवा जनजाति, बातवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये कांगो बेसिन में पाई जाती है, सही है। एन्यूट, ये भी कनाडा में पाई जाती है, ये भी सही है। युगा गीर, युगा खीर भी कहीं कहीं कहते हैं, युगा खीर, क्या युगा खीर कहीं पर लिखा मिलेगा आपको, तो आपको इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। तो युगा खीर ही है, साइबेरिया में पाई जाती है। तो जो रुआला है ये अरब में स्पेशली पाई जाती है, तो इसको आप कह सकते हैं सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत आपको आंसर, क्या तुरंत आपका आंसर हो जाना चाहिए। जैसे प्राइमरी सिटी किसने दिया? जेफरसन ने, तो इसको आसानी से कर लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती? क्या अब बाढ़ नियंत्रण और मृदा होने, सूखा है तो वहां बाढ़ नियंत्रण क्या होगा? आपका चौथा आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति विस्तारवादी गति होती है? कौन सी शक्ति है जो क्या विस्तार वाली शक्ति को क्या रिफर करती है या संबंधित है? तो बाह्यमुखी शक्ति है, यानी कि आप सभी देशों को क्या कहते हैं, जैसे चाइना है वो कहेगा ताइवान हमारा है, अरुणाचल हमारा है, तो ये बाह्यमुखी के अंतर्गत आता है। ग्रोथ पोल, क्या ग्रोथ पोल मॉडल की अवधारणा किसने दी है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ग्रोथ पोल पेराक्स ने दी है, और इसमें दी है, उसका नाम है अधिकतम लाभ सिद्धांत, अधिकतम लाभ सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बृहद और मध्यम क्षेत्रों के समूह को सीमाबद्ध किया गया? ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कितने मध्यम क्षेत्र और कितने बृहद क्षेत्र समूह बनाए हैं? तो ये क्या बिल्कुल फैक्ट बेस है, 13 और 35। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको आवास क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जोन दिखाई दे रहा है, उसकी विशेषता बताना है। तो आप देखिए गहन आवास क्षेत्र, क्या गहन आवास क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा? क्या नगरीय, दखल उद्योग एवं कृषि, गहन कृषि। अब देखिए गहन वास क्षेत्र आप यहाँ कर सकते हैं। विस्तृत वास क्षेत्र तो ग्रामीण, क्या ग्रामीण भी कह सकते हैं आप, क्या विस्तृत को क्या कहाँ कह सकते हैं? ग्रामीण में कर सकते हैं। और यत्र तत्विकवास, क्या यत्र तत्विकवास, यानी कि इधर उधर जो बसे रहते हैं, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? उसको अत्यधिक प्रकीर्ण कर सकते हैं। तो आपका बचा एक आवास क्षेत्र, तो इसको आप भावी विकास के लिए खाली स्थान कह सकते हैं। आपका ऑप्शन हो गया आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष दिल्ली का पहला मास्टर प्लान, क्या पहला मास्टर प्लान लाया गया? तो ये भी क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल बेस है। तो 1962 में पहला लाया गया, क्या 1962 में, और द्वितीय जो मास्टर प्लान है वो 2001 में, क्या 2001 में, तृतीय 2021 में मान लीजिए। अगला, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। केंद्रीय सिद्धांत, क्या केंद्रीय सिद्धांत क्रिस्टालन ने, और तीसरा मिला दीजिए सर्वभुजा सेवाकार। तो ये थ्री करेंगे तो आपका पहला और फोर्थ क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अगला है बहुकेंद्र सिद्धांत, क्या बहुकेंद्र सिद्धांत। आप बहुकेंद्र को मिलाइए, पहले से एक नहीं अनेक, क्या अनेक केंद्र होते हैं। तो बी हो गया पहला आपका। अब बी पहला देखिए तो तभी आपका 2, 3 ही ऑप्शन आएगा। चलिए तीसरा सिद्धांत देखते हैं, खुदरा व्यापार आकर्षण, क्या खुदरा व्यापार आकर्षण। खुदरा व्यापार आकर्षण में आपको सिंपल सा यही क्या मिलेगा, आपको C4 कर दीजिए। C4 कर देंगे तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची दी गई है, क्या सूची दी गई है और उसकी परिभाषा, क्या उसकी परिभाषा। तो जैसे मलिन बस्ती, अब मलिन बस्ती देखेंगे तो जो CBD होता है, यानी कि जो
कह सकते हैं शहर का जो केंद्रीय भाग उसके चारों ओर आप देखेंगे ये ऐसे आवास क्या पाए जाते हैं, हर शहर में लगभग ऐसे आवास पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं ए को आप 4 से मिला दीजिए, ए को 4 से मिला देंगे तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समामेलन क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र, जोन ऑफ डिस्कॉर्ड, आप इसको मिला लीजिएगा और एक बार दिमाग में रखिएगा। क्या दिमाग में आप एक बार रखिएगा। जैसे समामेलन क्षेत्र, तो समामेलन क्षेत्र क्या है, पहले के आवासीय क्षेत्रों में क्या, पहले के आवासीय क्षेत्रों में 3 मिला सकते हैं। और अर्धनगरीय क्षेत्र, क्या अर्धनगरीय क्षेत्र, कम घनत्व वाले क्षेत्र को हम अर्धनगरीय क्षेत्र कह सकते हैं। और जोन ऑफ डिस्कॉर्ड, जहाँ प्रतिष्ठा क्या, प्रतिष्ठा में कमी, जहाँ निम्न के खुदरे स्टोर यानी कि अविकसित कह सकते हैं। क्या अब अविकसित क्षेत्र को कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, जीवाश्म है, राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, राज्य दिए हुए हैं। तो पहला जीवाश्म को आप सिंपल सा मिलाइए, कहाँ, मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश से मिलाइए। ब्रह्मगिरी कर्नाटक से मिलाइए। गोंडी तमिलनाडु से मिलाइए। तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्या आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था गैर प्राथमिक गतिविधियों की दिशा में अपने आधार को विविध रूप दे रही है। क्या यानी क्या बता रहा है, जहां जो प्राथमिकता कम है भारत की, उधर वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब आप ऑप्शन लगा क्या करिए, क्यों, देखिए स्वतंत्रता काल में सेवा क्षेत्र में धीरे धीरे भारत बढ़ रहा है। अब भारत को सेवा क्षेत्र में ज्यादा विकास नहीं चाहिए, भारत को किसमें चाहिए, उद्योग के क्षेत्र में। तो आप दोनों ऑप्शन देखेंगे सही हो जाएगा। क्या दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। वहां सही बताया कि विविध रूप दे रही है गैर प्राथमिक क्षेत्र, और नीचे बता दिया कि किस कौन सा गैर प्राथमिक क्षेत्र है, तीसरा यानी कि सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान जो नहर है, क्या राजस्थान नहर है वो किन 2 नदियों पर बना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या सतलज और ब्यास पर, क्या सतलज और ब्यास पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की गणना का कार्य शुरू होने के समय से ही किस राज्य में हर समय अनुकूल कह सकते हैं लिंग अनुपात रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आंख मूंद कर आपको आंसर देना है, तो क्या आंख मूंद कर आंसर आपको देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि सकल घरेलू उत्पाद हिस्सा और जनसंख्या के हिस्से और भौगोलिक क्षेत्र के हिस्से से अधिक है। तो यानी कि किस कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ सकल घरेलू उत्पाद तो अधिक है, लेकिन अगर जनसंख्या देखेंगे तो लगभग कम आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे ये तीसरा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। क्या तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या रिकॉर्ड की। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लोग खुद करिएगा। भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा कहलाता है। ये भी क्वेश्चन सरल है। कृष्णा गोदावरी। निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ा वर्ण मातृवृत्ति, क्या कौन सा आंकड़ा वर्ण मातृवृत्ति से शोध किया जाता है। क्या निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ा है जो वर्ण मातृवृत्ति मानचित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका 3, क्या भौगोलिक क्षेत्र विशिष्ट, क्या भौगोलिक क्षेत्र विशिष्ट। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, आपको डायग्राम, क्या कुछ डायग्राम बताया गया है, कुछ पक्ष बताया गया है, और आपको बताना है कि ये डायग्राम कहाँ से पक्ष और डायग्राम किस प्रकार सुमेलित है। तो अगर ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को अगर आपको दर्शाना है तो किससे दर्शाएंगे, बिंदु और गोला से। क्या बिंदु और गोला से छोटे छोटे बिंदु बनाकर जनसंख्या को दर्शाते हैं। तो पहला क्या हो गया, 3 हो गया, पहला 3 करेंगे आपका ऑप्शन तुरंत हो जाएगा 4, और ऐसे ही एलिमिनेट करके आंसर क्या किया जाता है, दिया जाता है। अब अगर जनसंख्या का घनत्व आपको देखना है तो जनसंख्या का घनत्व आप प्लेट से दर्शा सकते हैं। क्या कहीं पर ज्यादा रंगीन कहीं पर कम रंगीन। सापेक्ष उच्चावच, यानी उच्चावच को आपको दर्शाना है तो किससे दर्शाएंगे, आप समरेखा से दर्शाएंगे। और दशकीय जनसंख्या विद तुलनात्मक बार, तुलनात्मक बार बना देते हैं, पाई बना के दिखाते हैं ना। तो ये क्वेश्चन
ज्यादा टफ नहीं है, सरल ही है। निम्नलिखित में किन आरेखों का वृत्त रेख कहा जाता है? कौन सा आरेख है जिसको क्या बोला जाता है? वृत्त आरेख बोला जाता है। तो आप देखिए वृत्त और वृत्तखंड आरेख। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या करंट अफेयर से संबंधित है और तो इसको आप कह सकते हैं छोड़ ही दें, करंट अफेयर का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस प्रकार के जल का दृश्य पट्टी में सबसे अधिक प्रतिबिंबन होगा, यानी प्रतिबिंब सबसे अधिक किसमें दिखाई देगा? तो आप चिकनी मिट्टी, क्या चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट बिंबों के भू संदर्भित होने पर निम्नलिखित में क्या घटित होगा? क्या सैटेलाइट बिंबों के भू संदर्भित होने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? तो अब इसका ऑप्शन स्थित विषय त्रुटियां समाप्त हो जाएंगी। क्या आपका ट्रू ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसको आप खुद करिएगा। क्या नैनोमीटर में कितना होता है? 10.9। माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में कितना होता है? 10.9 होता है। माइक्रोमीटर में क्या 10.6 होता है। मिलीमीटर में 10.3 होता है। मीटर में तो मिल कर लीजिए, सरल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका पता लगाने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है? किसी तत्व का सापेक्ष केंद्रीकरण, क्या सापेक्ष केंद्रीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि कहाँ पर संकेंद्रण कम है, कहाँ पर संकेंद्रण अधिक है। जैसे गरीबी, क्या गरीबी का संकेंद्रण कहाँ अधिक है, कहाँ कम है, ऐसे कर सकते हैं। असमानता और समानता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको फोटोग्राफिक, प्रकाशीय, प्रतिबिंबित औरत और सुदूर औरत दिया गया है और आपको क्या करना है? आपको उसको मिलाना है। अब इसमें एक भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे फोटोग्राफी में क्या होता है? 0.3, 0.9। तो आप देखिए पहला आपने जैसे मिला लिया, आपका ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। अब आप लोग इसको सम्मिलित कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।